नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कांग्रेस का चीन प्रेम एक बार फिर से सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस घिर गई है और बीजेपी कांग्रेस पर जमकर हमलावर है। क्या है पूरा मामला, करेंगे इस खबर पर विस्तार से न्यूज नाइट में चर्चा। होगी बात दिल्ली में बनने वाली सरकार को लेकर भाजपा के अंदर चल रही बैठकों की। दिखाएंगे खबर दिल्ली में आज सुबह आए भूकंप की भी। होगी बात महाकुंभ में लगातार पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की संख्या की भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के चीनी समर्थन के बयान पर भाजपा का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले, गलवान घाटी में बलिदान हुए जवानों का है अपमान। कांग्रेस ने भी पित्रोदा के बयान से किया किनारा। दिल्ली में 20 फरवरी के दिन होगा नई सरकार का गठन। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार। कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने ली चुटकी, कहा 10 तारीख को शपथ ग्रहण की थी उम्मीद। भाजपा ने किया पलटवार। पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के खिलाफ असम पुलिस ने यूपीए के तहत मामला किया दर्ज। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के साथ संबंधों के मिले सबूत। शेख पर भारत विरोधी टिप्पणी करने का आरोप। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देश भर में एनईपी लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कहा, तमिलनाडु सरकार का विरोध राजनीतिक। हिंदी थोपने की बात को सिरे से किया खारिज। दो दिवसीय दौरे पर भारत आए कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर की अगवानी। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होगा औपचारिक स्वागत। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर देश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। सैम पित्रोदा ने चीन को दुश्मन मानने की सोच को गलत बताया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। भाजपा ने कांग्रेस के चीन के पुराने प्रेम के तमाम तथ्यों को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस देश विरोधी एजेंडा चला रही है और देश के शहीदों का अपमान कर रही है। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व की साख पर बट्टा तो लग ही गया है। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion. ये निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है और ये भारत और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के बलिदान का घनघोर अपमान है। To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair. Not just to China, but to anybody. सैम पित्रोदा का बयान ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर चाइना। कांग्रेस की विदेश इकाई के प्रमुख सैम पित्रोदा रहते अमेरिका में हैं और कथित तौर पर बयान भारत के खिलाफ देते हैं, जो उनकी पार्टी के लिए गले की फांस बन जाता है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने कहा है कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। अब समय आ गया है कि हम पड़ोसी देश को पहचानें और उसका सम्मान करें। पित्रोदा का बयान सामने आना भर था कि देश में इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। कांग्रेस को इस मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ा और एक तरह से उसने उनके बयान से पिंड छुड़ाया। पार्टी की ओर से जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा द्वारा चीन पर व्यक्त किए गए कथित विचार निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार नहीं हैं। चीन हमारी विदेश नीति, बाह्य सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के चीन के समर्थन में दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं। राहुल गांधी ने पीपुल्स लिबरेशन पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक गुप्त संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है और
ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। सैम पित्रोदा ने अपने बयान में यह भी कहा कि जरूरत है हमें कमांड और कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। चीन चारों ओर है, चीन बढ़ रहा है, हमें इसे पहचानना और समझना होगा। भाजपा ने आरोप लगाया कि पित्रोदा का बयान भारत की अस्मिता पर गहरा आघात है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने भी इसी तरह के कई बयान दिए हैं जिससे उनका चीन प्रेम जगजाहिर होता है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सैम पित्रोदा का अभी का बयान ही नहीं बल्कि कांग्रेस और चीन के लेकर पहले ऐसे कई मामले रहे हैं जिसको लेकर यह स्थापित होता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी चीन के साथ या वहां की पार्टी के साथ में जुड़ी हुई नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस का चीन प्रेम इसके कई तथ्य हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये फोटो जो आप यहाँ पे नजर आ रही, जहां पे पीछे सोनिया गांधी और राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इसके अलावा ये वो मौका है 2008 की तस्वीर का जब दोनों पार्टियों के बीच, कांग्रेस और जो CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उनके बीच में हस्ताक्षर हुए थे समझौते को लेकर। और वो समझौता अपने आप में क्या है, इसको लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। कांग्रेस CPC में है समझौता, ये तथ्य हमने आपको लिख के दिखाया। इसके अलावा 7 अगस्त 2008 का ये समझौता, जिसकी तस्वीर भी हमने ऊपर लगाई है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में समझौता हुआ था। खुद राहुल गांधी उस वक्त पार्टी के महासचिव थे, उन्होंने उस महासचिव की हैसियत से इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सूचनाओं और का सहयोग और आदान प्रदान का इसमें जिक्र किया गया है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों और मुद्दों को लेकर आपस में चर्चा बातचीत को लेकर इसका जिक्र किया गया है। और राहुल गांधी के इस पर हस्ताक्षर और शी जिनपिंग उस वक्त वहां उनकी मौजूदगी थी। तो ये कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन यानी CPC के बीच में जो समझौता है उसका हमने जिक्र किया। इसी प्रकार से गांधी परिवार को चीनी फंडिंग के लिहाज से अगर बात की जाए तो उसके भी तमाम तथ्य आज सार्वजनिक तौर पर सभी जगह मौजूद है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी फंडिंग होती है, यानी चीन के माध्यम से वहां की सरकार और वहां की संस्थाओं के माध्यम से फंडिंग होती है। फाउंडेशन जो राजीव गांधी फाउंडेशन है वो गांधी परिवार का एक NGO के तौर पर काम करता है और ये काफी वर्षों से काम लगातार कर रहा है। 2005 से 2007 के बीच में जिस वक्त UPA की सरकार थी उस वक्त करोड़ों रुपए एक तरीके से इस NGO को मिले थे। ये तथ्य भी पब्लिक डोमेन में आ चुका है। और चीन सरकार से राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा मिला था और चीन सरकार की तमाम संस्थाओं के माध्यम से ये फंड चंदा जो है एक तरीके से इस फाउंडेशन को मिला था। चीन आर्मी से जुड़ी हुई एक संस्था के माध्यम से भी वित्तीय मदद राजीव गांधी फाउंडेशन को मिली है। इसके तथ्य भी लगातार पब्लिक डोमेन में है। और फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस 2022 में रद्द किया गया था गृह मंत्रालय की उस रिपोर्ट के आधार पर कि ये जो पैसा लेने की प्रक्रिया थी इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया। इस वजह से गृह मंत्रालय की संस्तुति के बाद में FCRA का लाइसेंस रद्द किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर। डोकलाम विवाद जब हुआ था भारत और चीन के बीच में, हम जानते हैं एक लंबे समय तक दोनों देशों की जो सेनाएं थी वो लगातार एक दूसरे के सामने बनी रही थी। उस वक्त क्या कुछ स्थिति थी उसका भी जिक्र करते हैं। उस समय राहुल की चीनी एम्बेसडर के साथ मुलाकात हुई थी दिल्ली में, जो चीनी दूतावास है वहां के जो चीनी एम्बेसडर उनके साथ राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। मुलाकात को छिपाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम के माध्यम से की गई थी, लेकिन चीन ने ही इस तस्वीर को साझा कर दिया था अपने वेबसाइट पर। उसके बाद में ये सार्वजनिक तौर पर सामने आ गया था, जिसको छुपाने की कोशिश की गई। तो उसके बाद में जब कांग्रेस को ये उल्टा पड़ा तो कांग्रेस ने इस बात का जिक्र किया कि साहब ये एक नॉर्मल सी मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात में बातचीत क्या हुई इसको आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इसी समय राहुल गांधी जो केंद्र की सरकार थी उस पर हमलावर लगातार बने हुए थे और बातचीत की जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। वो जो मुलाकात हुई थी और चीनी पक्ष को राहुल गांधी कहीं समर्थन करते नजर आ रहे थे। उस वक्त संसद में भी राहुल गांधी का जो बयान या पक्ष था वो चीन के समर्थन में खड़े हुए दिखाई पड़ते थे और तरीके से अपनी केंद्र सरकार को घेरते थे। और इस मामले पर भी वो एक तरीके से चीन के समर्थक के तौर पर दिखाई पड़ रहे थे। 2018 में मानसरोवर यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी की मुलाकातों का एक तरीके से सिलसिला सामने आया था। चीनी मंत्रियों से गुप्त मुलाकात हुई थी, जानकारी छिपाने की कोशिश की गई थी कांग्रेस और राहुल गांधी के माध्यम से, लेकिन दबाव बना कि हाँ ऐसी कोई बैठक हुई है। उसके बाद खुद कांग्रेस के माध्यम से ये जानकारी साझा की गई थी, लेकिन बातचीत क्या हुई है इसका ब्यौरा नहीं दिया गया था। तो ये अपने आप में लगातार चीन के लोगों के माध्यम से उनसे जुड़ाव और मुलाकात के जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा है। इस तथ्यों को अपने आप में लगातार पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी की चीन से करीबी उनके बयानों में भी झलकती, उसका भी जिक्र करते हैं, क्योंकि उन्होंने चीन को बताया शांति का पक्षकर। एक तरीके से वो कहते हैं साहब चीन जो है शांति का पक्षधर टाइप से है और चीन के विकास मॉडल की उन्होंने तारीफ की है।
और चीन की सेना की भी उन्होंने तारीफ की, और चीन की सेना की तारीफ करते हुए भारतीय सेना को उन्होंने आलोचना भी की थी। अगले तथ्यों में आपको इसका दिखाते हैं, क्योंकि किस प्रकार से वो चीन के समर्थन में बयान देते हैं, उनके विकास मॉडल की तारीफ करते हैं, उनकी सेना की तारीफ करते हैं और भारतीय सेना की वो आलोचना करते हैं। अरुणाचल के एक मामले को लेकर उन्होंने कहा था किस प्रकार से चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। यह बयान बेहद विवादित था, जो कि तथ्यों से परे भी था। संसद में उन्होंने चीन का पक्ष रखा था, एक तरीके से उनके बात का समर्थन करते हुए भारत की सरकार को घेरने की कोशिश की, भारतीय सेना पर सवाल खड़ा किया। भारतीय पक्ष की आलोचना करते करते वो भारतीय सेना की भी आलोचना करते नजर आते हैं। और ये अपने आप में एक गंभीर मसला है कि जब आप सरकार का विरोध कर रहे होते उस वक्त देश के बात का या देश के राष्ट्रीय हित का भी विरोध करने लगते हैं। ये अपने आप में इस लक्ष्मण रेखा को पार करने को लेकर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी कई बार एक तरीके से आलोचना का सामना कर चुकी है। तो ये अपने आप में तमाम तथ्य हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और मौजूदा समय में सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से कहा कि साहब चीन को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, उसको एक तरीके से दोस्त समझना चाहिए और हम गलत परिप्रेक्ष्य में उसको लेते हैं। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो कि किस प्रकार से कांग्रेस का हाथ चीन के साथ नजर आता है। और ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और बीते कई दशकों से लगातार कुछ ना कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती रही है। और ये अपने आप में इस वक्त सैम पित्रोदा के बयान से लगातार स्थिति और एक तरीके से कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गई। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। एसएन सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। ऋषि मिश्रा हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और प्रफुल्ल केतकर, संपादक, ऑर्गेनाइजर एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ इस वक्त अभी ऋषि मिश्रा जी नजर नहीं आ रहे, उनका हम रुख जानते हैं, लेकिन अभी जुड़ेंगे हमारे साथ में। तब तक एसएन सिंह जी का रुख करते हैं। एसएन सिंह जी, क्योंकि सैम पित्रोदा ने तो बयान दिया, लेकिन कांग्रेस तो कह रही कि साहब उनके इस बयान को हम निजी बयान मानते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है, तो बात तो खत्म हो जानी चाहिए थी। नहीं, बड़ी अच्छा टैगलाइन आज आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ चीन के साथ। और कांग्रेस का हाथ चीन के साथ ये पहली बार नहीं है, बार बार होता है और बार बार बाद में कांग्रेस उसको डिनाई करती है। आप पुरानी घटनाओं पे चले जाएं, 1954 में जब चाइना के सैनिक वो भारत पे अतिक्रमण कर रहे थे, भारत की जमीनों को कब्जा कर रहे थे, जो आज अक्साई चीन है, उस समय भी नेहरू जी से सवाल पूछा गया कि आप चावल की मदद कर रहे हैं, आप राशन दे रहे हैं, जिनको शक्ति विहीन किया जाना चाहिए उनको शक्ति से लैस कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ कर रहा हूं। तो ये प्रेम दिखता है, प्रेम दिखता है जब यूएन कहता है कि भारत को की सदस्यता मिल जाए और नेहरू जी कहते हैं कि वो राष्ट्र प्रेम से ज्यादा विदेशी प्रेम, चाइना प्रेम दिखता है। और वो कहते हैं नहीं भारत को बाद में मिलेगा, पहले चाइना को यूएन की अस्थायी सदस्यता मिल जाए, और चाइना की मदद करते हैं और हो जाता है। तीसरी बात मैं कहूंगा, आप देखे होंगे कि भाई 20 सैनिक हमारे शहीद होते हैं और सैम पित्रोदा जो इनके सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, जो कभी भारत को पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, गोरे काले के भेदभाव में बांटते हैं और बाद में फिर कांग्रेस में आ जाते हैं चुनाव के समय। ऐसे सैम पित्रोदा कहते हैं कि नहीं वो चाइना के साथ तो हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं, कोई ऐसी चीजें नहीं है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में भारत विरोधी ऐसी ताकत कांग्रेस के रूप में है, जो हमेशा से भारत को छोड़ के विदेशी प्रेम उनका दिखा। विदेशी प्रेम के नाते ही जो पीओके है वो भी हो गया, नहीं तो भारत के सैनिक तो उसको जीत ही लिया। और विदेशी प्रेम के नाते ही जब हमारे जेट फाइटर चाइना से लड़ाई लड़ना चाहे, तभी उन्होंने कहा कि नहीं हम इसकी मंजूरी नहीं देंगे। विदेशी प्रेम के नाते ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो भी विदेशी प्रेम ही था। और आज ही विदेशी प्रेम ही दिखता है कि जार्ज सोरोस जो चाहता है, जार्ज सोरोस जो कहना चाहता है, वो भारत के किसी अक्लमंद आदमी से। ठीक है, ऐसा एसएन सिंह जी, ऋषि जी जुड़ गए हमारे साथ में। ऋषि जी सवाल ये है जी कि भारत का एलओपी जो है वो भारत विरोधी बातें कर रहा है। ठीक है, और उसी पार्टी का एक वरिष्ठ नेता जी वो भी भारत की विरोध की बात कर रहा है। ऋषि जी सैम पित्रोदा राहुल गांधी जी के राजनीतिक गुरु के तौर पे माने जाते हैं और जो थिंक टैंक है कांग्रेस का, उसको एक तरीके से लीड करने वाले लोगों में वो शामिल है। उनका बयान हल्के में नहीं ले सकते। वो कह रहे हैं साहब चीन तो दुश्मन ही नहीं है। तो ये तो दिखा रहा है ना कि चीन के साथ कांग्रेस की सोच किस प्रकार से जुड़ी हुई है। देखिए, आप बयान को कैसे लेते हैं, किस संदर्भ में लेते हैं, ये देखने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस ने उस सैम पित्रोदा के दिए गए बयान से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। जो ऑफिशियल स्टैंड है कांग्रेस का, उन्होंने कहा है कि सैम पित्रोदा ने जो चाइना को लेकर जो कहा उसको कांग्रेस का स्टैंड नहीं है। लेकिन आप देखिए, हमारे जो एसएन सिंह साहब हैं, उनके पार्टी के जो सबसे बड़े जो नेता थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने पड़ोसियों को लेकर क्या कहा था, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते और पड़ोसियों से संवाद होनी चाहिए। इसमें
हम मुझे लगता है कि आप भी सहमत होंगे, एसएन सिंह साहब भी सहमत होंगे। और जहां तक चाइना प्रेम की बात है तो हकीकत फैक्ट्स पे बात करना चाहिए। देखिए आयात निर्यात जो रेशियो देखिए, यदि हम एक तरफ चाइना को हेट करते हैं, चाइना को अपना दुश्मन मानते हैं, तो आप चाइना से आयात कितना कर रहे हैं आप, और भारत चाइना को निर्यात कितना कर रहा है? आयात निर्यात रेशियो देखिए, आप देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा, $128 बिलियन भारत ऋषि जी आयात होता विषय है। आपने तथ्यों को कहा हम डॉलर जी, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। ऋषि जी वही तथ्य, आप जो तथ्य कह रहे हैं, आपके जुड़ने से पहले तथ्य मैंने ये भी दिखाया कि किस प्रकार से राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चंदा मिलता है उस वजह से कांग्रेस पूरी पार्टी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में शीर्ष नेतृत्व के साथ में, उस पर भी जवाब नहीं आता। देखिए मैं स्पष्ट कह दूं, यदि राजीव गांधी फाउंडेशन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो राहुल गांधी को जेल भेजिए, सोनिया गांधी को जेल भेजिए। सिर्फ ये बयान देने से, माहौल बनाने से, टीवी पे डिबेट करने से नहीं होगा। यदि राजीव गांधी, देखिए मैं पूरा स्टैंड क्लियर कर देता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन यदि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो राजीव गांधी फाउंडेशन के जो संरक्षक हैं उनको जेल भेजिए। इसीलिए एफसीआरए लाइसेंस रद्द भी हुआ ऋषि जी, एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ इसीलिए। लाइसेंस रद्द करने से नहीं होगा, जो आदमी देश विरोधी गतिविधियों में है उसको जेल भेजिए ना। ठीक है प्रफुल्ल केतकर जी, सवाल ये है कि हर बार को जब कोई बात आती है तो फिर अपने आप को डिस्टेंस क्रिएट कर लेना मौजूदा सैम पित्रोदा के बयान से कि साहब ये उनका निजी बयान है, लेकिन तथ्यात्मक तरीके से दशकों से इस प्रकार के उदाहरण मौजूद है जहां पे कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम जो लीडर्स हैं उनका चीन के साथ प्रेम और लगाव दिखाई पड़ रहा है। देखिए आर्येंद्र, हमको समझना चाहिए सैम पित्रोदा है कौन। सैम पित्रोदा जिनके नाम पर कांग्रेस पार्टी ये क्रेडिट देती आई है राजीव गांधी जी को कि उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत में लाई। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो नेशनल नॉलेज कमीशन बनता है, उसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा बनते हैं। और उन सैम पित्रोदा के बयान आप देखिए, कभी वो कहते हैं कि भाई दक्षिण के लोग अफ्रीका के जैसे होते हैं तो कांग्रेस उसको डिस्टेंस कर लेती है। चुनाव के बाद फिर से उनको अपने ओवरसीज कमेटी का अध्यक्ष बना देती है। 1984 के दंगों के बारे में वो कहते हैं हुआ तो हुआ, कांग्रेस फिर उनसे अपने आप को अलग कर लेती है। तो आप ऐसे नहीं हो सकता ना कि राहुल गांधी ये कहते रहे भाई चीन हमारे लिए खतरा है। अच्छा, इतनी बार आरोप होता रहा, अलग अलग मीडिया हाउसेस ने लगाया, भाजपा ने लगाया, अलग अलग इंडिविजुअल्स ने लगाया कि भाई 2008 में आपका सीसीपी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है या नहीं हुआ, कुछ तो क्लैरिफिकेशन दे, उससे भागकर थोड़ी चलेगा। और आप जब खास करके भाषा बोल रहे हो, आज जो सैम पित्रोदा ने बोला है, जो वो कह रहे हैं कि डे 1 से हम चाइना को एनिमी मान सकते, कौन सा डे 1? 15 अगस्त 1947 का डे 1? नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो वो डे 1? और वो यदि था तो 1962 में जब युद्ध मजबूरी में शांति की भाषा करते करते युद्ध करना पड़ा तो वो युद्ध किसने थोपा था? भारत पर। और यदि भारत पर युद्ध थोपा था तो उस समय उनको साथ देने वाला एक ही विचार भारत में था, वो था कम्युनिस्ट पार्टी का। आज क्या उसी कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन पर कांग्रेस चल पड़ी है? ये मूल प्रश्न है। और जो ड्रोन वाला विषय आया वो उससे भी ज्यादा चिंताजनक है। यदि हम टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकली देखें तो जिस बात के लिए राजीव गांधी जाने जाते थे, जिस बात के लिए सैम पित्रोदा को उन्होंने अपना टेक्नोलॉजिकल एडवाइजर नियुक्त किया था, उसी को डिफीट करने वाला पूरा का पूरा वीडियो राहुल गांधी चलाते हैं और चीन का ड्रोन दिखा के चलाते। कौन सी पॉलिटिक्स है ये समझ में नहीं आती मुझे। बिल्कुल ये गंभीर विषय और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया कि किस प्रकार से कम्युनिस्ट की सोच से क्या वो आगे बढ़ रहा है। ऋषि जी मैं आता हूं आपके पास में। हसन सिंह जी, कांग्रेस 2 सेकंड ऋषि जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके आरोप का जवाब ले लूं। हसन सिंह जी, सवाल ये है कि अगर राजीव गांधी फाउंडेशन ने गलत किया, जो ऋषि जी भी कह रहे थे, तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर देश विरोधी गतिविधियों में ऐसे लोग लिप्त हैं तो आप कार्रवाई कीजिए और खड़ा संदेश जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। ऋषि जी ने 2 बातें कही। ऋषि जी मैं आ रहा हूं, इन्होंने लगा कि कार्रवाई होनी चाहिए। ऋषि जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनसे अपने को अलग कर ली है। ठीक है, ऋषि जी ये बताएंगे कि अभी इसके पहले जब चुनाव चल रहा था तो उन्होंने एक बयान दिया था और कांग्रेस लिखित तौर पे उन्होंने पार्टी से उनको अलग कर दिया था।
लेकिन बाद में उनको शामिल कर लिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि गांव में जैसे एक परिवार का कोई व्यक्ति होता है, वो कहता है कि सबको तुम गाली दो, और बाद में जब पंचायत आएगी तो हम कह देंगे कि वो तो थोड़े से पागल टाइप के हैं, उनको हम अलग कर दिए हैं, ये मान लिया जाए। दूसरी बात ऋषि जी ने कहा, तो मैं जरूर कहूंगा कि जो हमारी रिश्ते होते हैं भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, कूटनीतिक, वो रिश्ते सभी देशों से होते हैं। उसको अगर इस नाते जोड़कर कहा जाए कि नहीं हम उसकी मदद कर दें, या वो जो चाहता है वो एजेंडा चलाए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग, वहां के अखबार ने भी लिखा था कि कांग्रेस की सरकार थी तो चाइना अपना एजेंडा चलाता था, और एजेंडा किसके बल पर चलाता था? कांग्रेस के बल पर चलाता था। वाजपेयी जी के समय में ऐसी कोई बात आई नहीं। वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि पड़ोसी हम बदल नहीं सकते। तो ये तो जग जाहिर है, ये विश्व विदित है कि जो पड़ोसी होते हैं वो बदले नहीं जाते। लेकिन मैं कह रहा हूं, जो जॉर्ज सोरोस बोलता है, जो पाकिस्तान बोलता है, जो चाइना बोलता है, वही राहुल जी बोलते हैं, तो ये माना जाएगा ना कि भैया आप कहते हैं आपके एक नेता मर, ठीक है, आप किसकी भाषा बोल रहे हैं, ये आपका मूल सवाल है। पाकिस्तान का परमाणु बम तो बहुत मजबूत है, भारत के पास तो परमाणु बम ही नहीं। आप कहते हैं चाइना तो बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था है, जबकि दुनिया कह रही है कि भारत एक बढ़ती हुई मजबूत। ठीक है ऋषि जी, सवाल ये है, ऋषि जी सवाल ये है कि अक्सर बीते लंबे समय में राहुल गांधी पब्लिक डोमेन से, देश विदेश से ऐसी तमाम बयान देते रहे हैं जो एक तरीके से चीन के समर्थन में है, देश के विरोध में दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो परसेप्शन बन रहा है, इससे तो बचने की जरूरत है। एलओपी हैं वो। देखिए आर्यन जी, मैंने पिन पॉइंट सवाल उठाया, उसका जवाब एसएन सिंह साहब ने नहीं दिया, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं ऑर्गेनाइजर के, उन्होंने भी नहीं दिया। हम यदि चाइना हमारा दुश्मन है, अपने हम बोलने लगेंगे, हम बोलने लगेंगे, हम भी एसएन जी ने कहा हम जवाब नहीं दिए। एसएन जी एक सेकंड, ऋषि जी ने कहा मैं जवाब नहीं दिया। ऋषि जी ने कहा कि हम अपनी बात को अलग कर लिए हैं कांग्रेस, तो फिर आप ही कह रहे हैं कि इन कारणों से उन्होंने कहा। हम बोलेंगे तो आप एसएन सिंह जी एक सेकंड, एसएन सिंह जी एक सेकंड। हाँ ऋषि जी, गजब की बात करते हैं। हाँ ऋषि जी, जो मैंने सवाल किया कृपया आप उसका जवाब दे दें प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी पब्लिक डोमेन में लगातार चीन के समर्थन में बयान क्यों दे रहे हैं? मेरा ये पॉइंटेड सवाल है आपसे। मेरा पिन पॉइंट सवाल यह है कि यदि चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है, तो हम चाइना को बाजार क्यों उपलब्ध करा रहे हैं? चाइना जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना रहा है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार का क्या स्टैंड है? एक्साइड चीन को लेकर भारत सरकार का क्या स्टैंड है? आज हमारे देश में इंटरनल पाकिस्तान जो है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, कश्मीर हमारे देश का ताज है, और उस ताज में पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना जो है इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना रहा है। तो इसीलिए ऋषि जी, इसीलिए दोस्ती की बात हो रही है क्या ऋषि जी? इसीलिए क्या वो भारत को डिफीट कर पाया? नहीं कर पाया। आप जानिए कि भारत का क्या स्टैंड है। मैं बोलूंगा तो कहेंगे ये बदतमीज है। भारत जिस तरह से हाथ में हाथ डाल के खड़ा है, कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। ऋषि जी सिंह साहब एक सेकंड, सिंह साहब ऋषि जी एक सेकंड, ऋषि जी सिंह साहब एक सेकंड, ऋषि जी किसी की आवाज नहीं समझ में आ रही, किसी की आवाज नहीं समझ, आप दोनों लोग बोल रहे हैं, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। ऋषि जी, एसएन सिंह साहब एक सेकंड प्लीज, दोनों आप लोगों की आवाज समझ नहीं आ रही। प्रफुल्ल जी, बात यह है कि साहब अपने अपने तर्क दोनों दे रहे हैं, लेकिन बात तो राष्ट्र हित की है ना, राष्ट्र विरोधी खड़े हुए कैसे नजर आ सकते हैं? बात यह है मूल सवाल। प्रफुल्ल जी देखिए, ऐसा है आर्येंद्र, मुझे वही लगता है कि हमको हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक विशेषता हुआ करती थी। हमने सरकार को घेरने के बहुत बार प्रयास होते थे। नेहरू जी को भी अक्साई चीन वाला अभी ये मुद्दा उठा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किसने दिया है ये भी जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को। पीओजेके का सवाल उठा रहे, बहुत अच्छी बात है, कब गया है? ऋषि जी प्लीज, ऋषि जी नहीं सुनाई पड़ती आवाज किसी की, आप टोकेंगे। ऋषि जी आप टोकते हैं, फिर आप किसी की बात नहीं समझ, आपकी भी नहीं समझ में आ रही सर। ऋषि जी आपकी भी नहीं समझ में आएगी, अगर लगातार सब बोलें कोई फायदा नहीं है। प्रफुल्ल जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी, तो मूल मुद्दा ये है कि जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब कोई भी देश होता है तो फॉरेन पॉलिसी में कंसेंसस बिल्डिंग की एक प्रोसेस होती है जी, और हमने हमेशा से वो फॉलो किया है, चाहे वो बांग्लादेश वॉर रहा, चाहे वो पाकिस्तान के बारे में नीति रही, चाहे चीन के बारे में नीति रही। और चीन के बारे में नंबर 1 थ्रेट, ये कोई पहली बार ये स्टैंड नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने भी आपको ध्यान होगा एक बार इसके बारे में, और इसका कारण केवल सीमा प्रश्न नहीं है जी। जो पड़ोसी देशों के साथ जिस तरीके का हस्तक्षेप का व्यवहार चीन पिछले
लगभग 1986 में राजीव गांधी जी ने पहली बार 1962 के बाद पहली बार चर्चा के दरवाजे खोले थे, तो उस समय की थी। मूल मुद्दा ये है कि अब SCO समिट के बाद, डोकलाम के बाद जो पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक डायलॉग आर्मी लेवल तक मर्यादित हो गया था, पॉलिटिकल डायलॉग खत्म हो गया था, SCO की समिट के बाद वो फिर से शुरू हुआ है। ये सकारात्मक पहल है। सरकार, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो सीमावर्ती मतलब सीमा को लेकर विवाद है, उसको लेकर निगोशिएशंस में जाते हुए भी बाकी सारे विषयों पर सरकार चीन के साथ, क्योंकि पड़ोसी है, डील करना पड़ेगा जी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लोकसभा में विरोधी दल के प्रमुख नेता अपने 45 मिनट के भाषण में 34 बार चीन के समर्थन में बयान देते हुए दिखे। चीन कितना, बिल्कुल यही बड़ा अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकार का विरोध करते करते आप देश का अगर विरोध करेंगे तो सवाल खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि दिल्ली में सरकार गठन को लेकर 20 फरवरी को एक तरीके से नई सरकार का गठन होगा। क्या है पूरी खबर, इस खबर को दिखाएंगे ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस, म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है, म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद अब खबर दिल्ली की। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से सीएम के चेहरे और सरकार गठन को लेकर चर्चाएं लगातार तेज है। जहां बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है तो मुख्यमंत्री के नाम पर भी सस्पेंस फिलहाल अभी बरकरार है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर फैसला नहीं ले पाने को लेकर आरोप लगा रही है तो भाजपा ने कहा है कि 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर वहां पर तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई हैं। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पर भले ही अभी सस्पेंस बना हुआ हो और संभावित 19 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि 20 फरवरी को जो शपथ ग्रहण की तारीख है वो तय हो गई है और जगह भी तय हो गई है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है और वहां पर तैयारियां शुरू हो गई है। दिल्ली में गुरुवार के दिन नई सरकार का गठन हो जाएगा। इस अवसर पर रामलीला मैदान पर दिल्ली, देश और विदेश के लोग नए मुख्यमंत्री को शपथ लेते देखेंगे। ये चेहरा कौन होगा, अभी इस पर संशय बरकरार है और राजनीतिक हलकों में इसे लेकर कयासबाजी भी तेज हो गई है। ये सब बेचैनी है आम आदमी पार्टी की, उनको बेचैन रहने दीजिए। बहुत जल्दी, हमको लगता है 2-3 दिन में ही आपको सारी सूचना और दिल्ली को सब सूचना आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा 5 साल कार्य करेगी, हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर देंगे। 10 दिन बीत गए हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। इस बीच दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण और सरकार गठन को लेकर भाजपा की बैठक हुई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी 5 महीने तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल में रहा, उस समय दिल्ली को बताया था कौन है मुख्यमंत्री। आतिशी मार लेना, आपके पास कुछ बचा नहीं है कहने को, क्योंकि किस्मत से आप विधायक तो दोबारा बन गई हैं, पर आपकी पार्टी के लोग ही आपको नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं। गौरतलब है कि दिल्ली चुनाव के नतीजे घोषित हुए 10 दिन बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी तक कई नाम सामने आ चुके हैं। पार्टी का कहना है कि विधायक दल की बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान किया जाएगा। पार्टी के नेताओं ने बताया कि दिल्ली में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गोगोई की ब्रिटिश मूल की पत्नी के पाकिस्तान के आईएसआई के लोगों के साथ संबंध और गोगोई की पाकिस्तानी अधिकारियों से मुलाकात की सच्चाई के सामने आने के बाद से मामला गंभीर होता दिखाई पड़ रहा है। गौरव गोगोई की पाकिस्तानी अधिकारियों से संबंधों को लेकर असम की सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं, तो राष्ट्र विरोधी एंगल में हर पहलू को खंगालने की बात भी असम की सरकार कह रही है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान लिंक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। असम में राज्य मंत्रिमंडल के निर्देश पर सीआईडी ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अली तौकीर पर भारत के अंदरूनी मामले में दखल और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की साजिश का आरोप है। इसी अली तौकीर के साथ रिश्तों को लेकर सांसद गौरव गोगोई की ब्रिटिश मूल की पत्नी एलिजाबेथ गंभीर सवालों में है। जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है उनमें यूएपीए से जुड़ी धाराएं भी हैं। असम के पुलिस प्रमुख ने जानकारी दी कि इस बिंदु की भी जांच की जाएगी कि अली तौकीर शेख के साथ साजिश में और कौन-कौन शामिल हैं। It has been seen that till now that the activities of the said Ali Tawqir Sheikh are prejudicial to national security. He has been making utterances and it seems that his activities hurt the broader spectrum of national security. So it has to be seen as to what exactly
he has done, which is suspected already, and whether there are other people involved in the conspiracy with him. Who are these others? Are they within India, without India, within Assam, in the rest of India? So they will all be looked at. एलिजाबेथ के आईएसआई से कथित संबंधों और अली तौकीर शेख के साथ काम करने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को जानकारी दी कि कैबिनेट ने मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है ताकि भारत विरोधी एजेंडे को पूरी तरह बेनकाब किया जा सके। वहीं इस मामले पर भाजपा भी आक्रामक हो गई है और कांग्रेस से जवाब मांग रही है। गौरव गोगोई का जिस प्रकार के जॉर्ज सोरस के इस फाउंडेशन के साथ कनेक्शन नजर आता है, पाकिस्तान की दूतावास में मधुर मनोभावों के साथ वार्तालाप करते हुए और भारत में आकर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय अर्धसैनिक बलों के विरुद्ध कटुतापूर्ण शब्दों का इजहार करते हुए हमारी स्थिति स्पष्ट, कांग्रेस दल की स्थिति स्पष्ट है कि अगर उनको कोई जांच करनी है तो जांच करे। हम अपनी स्थिति पर अटल हैं। जिस अली तौकीर शेख से संबंधों को लेकर गौरव गोगोई की पत्नी घिरी हैं, उसके पाकिस्तानी सरकार और राजनयिक हलकों में गहरे संबंध हैं। माना जाता है कि वो उन्हीं की शह पर असम में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। एलिजाबेथ गोगोई पर पाकिस्तान के संगठनों के साथ काम करने का गंभीर आरोप है और इसका जवाब देने में गौरव गोगोई को मुश्किल आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कि ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे महाकुंभ की, जहाँ पर 53 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया हुआ है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या है खबर, दिखाएंगे विस्तार से ब्रेक के बाद। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, तो मेला क्षेत्र और प्रयागराज शहर में विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। भीड़ के चलते वीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, तो मेला क्षेत्र को नो ट्रैफिक जोन बना दिया गया है। रेलवे भी लगातार विशेष ट्रेनों से यात्रियों को पहुंचाने का इंतजाम कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ की वजह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। महाकुंभ अभी 26 फरवरी तक जारी रहेगा। भारत की सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 अपनी अद्वितीय आभा से संपूर्ण विश्व में दीप्त हो रहा है। देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु यहां आकर पवित्र स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। संस्कृति के इस महापर्व में अब तक 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के संगम में स्नान करना सारे विश्व में भारतीय संस्कृति और परंपराओं के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। सोमवार को महाकुंभ में डुबकी लगाने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी प्रयागराज पहुँचे। महाकुंभ के माध्यम से हम भारत की आस्था को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर अपनी ताकत का भी एहसास करा रहे हैं।
यह एक अवसर है हम सबके सामने, जब हम लोग इस आयोजन के साक्षी बनने जा रहे हैं और इस आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को दुनिया के सामने भी दिखा करके अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। महाकुंभ केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी होने वाली है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है। तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। सरकार और प्रशासन की ओर से भी महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए अनेक इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ में अत्यधिक संख्या में स्नानार्थी आ रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय रेल प्रशासन पूरी तरह तैयार है। दिल्ली में शनिवार रात हुई घटना के बाद रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं, जिसमें स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए देश भर के 60 सबसे व्यस्त और भीड़ वाले स्टेशन पर परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाने, जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने और ग्राउंड सिचुएशन जानने के लिए यात्री, कुली, दुकान वालों से फीडबैक लेने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। जनरल टिकट्स की बिक्री बढ़ेगी तो हमको तो टिकट देने से मना नहीं करना है। हम लोग जैसे पहले भी कर रहे थे और अब बेहतर तरीके से ट्रेन के टिकट एक्स्ट्रा अगर सेल होगी तो हम एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड ट्रेन प्लान करेंगे। लेकिन हाँ, एंट्री जो है स्टेशन पर वो रेगुलेटेड वे में करेंगे, मैनेज्ड एंट्री रखेंगे, ताकि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ जगह कम है या ऐसी कोई वल्नरेबल लोकेशन पे एक्स्ट्रा रश ना हो। प्रयागराज के साथ साथ आसपास के रेलवे स्टेशनों पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रेलवे स्टेशन पर क्षमता से अधिक भीड़ को प्लेटफॉर्म पर आने से रोका जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ भीड़ पर निगरानी रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पर्याप्त मात्रा में बल सदस्य है, डिप्लॉयमेंट है 300 लोगों का और हम सारे क्राउड की मॉनिटरिंग की जा रही है। क्राउड को हम होल्डिंग एरिया ला रहे हैं, होल्डिंग एरिया से स्क्रीनिंग करके ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दे रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति के लिए मैडम तैयार है। सर्वप्रथम तो हम कोई भी ऐसी स्थिति आने ही नहीं देंगे। महाकुंभ की भव्यता के बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सेवा के लिए पूरी तत्परता से तैनात है। उनकी सेवा भावना और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे घाटों, मेला परिसर और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। आधुनिक तकनीक और सतर्क निगाहों से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। यह महाकुंभ केवल एक धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और विश्वास का प्रतीक बन चुका है, जिसमें आम हो या खास, नेता हो या अभिनेता, सभी त्रिवेणी के पवित्र संगम में पुण्य की डुबकी लगाते समय एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार कर रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और खबर पटना से। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा फिर से आयोजित करने की मांग के साथ छात्रों ने पटना में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 70वीं संयुक्त प्राथमिक परीक्षा फिर से कराए जाने की मांग दोहराई है। छात्रों का आरोप है कि बीपीएससी ने इस परीक्षा में अनियमितताएं सामने आई थी, इसलिए परीक्षा फिर से होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर छात्र पहले भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं,
जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको अगर पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. So I can safely and happily enjoy cooking. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि तमिल हमारी प्राचीन भाषा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तमिल छात्रों पर हिंदी या कोई अन्य भाषा पढ़ने का कोई दबाव नहीं है। तमिलनाडु में NEP को लेकर की जा रही राजनीति को उन्होंने आड़े हाथों लिया। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। स्टालिन ने कहा था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कथित तौर पर यह रुख अपनाया है कि जब तक तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 3 भाषा फार्मूले को स्वीकार नहीं कर लेता तब तक केंद्र सरकार की तरफ से उसे फंड नहीं दिया जाएगा। अमेरिकी सरकार के सरकारी दक्षता विभाग ने खुलासा किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID ने भारतीय चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की थी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने कहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये राशि किसको और क्यों दी गई, जिसे दी गई उन्होंने इस राशि का क्या इस्तेमाल किया। संजीव सान्याल ने कहा है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में किसी भी विदेशी एजेंसी की कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। हमारे वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए $21 मिलियन खर्च किया गया और वो एक साल में, उसके आगे पीछे बहुत दूसरे चीज़ों के लिए भी खर्च किया गया होगा। अब ये पैसा किसको दिया गया, क्यों दिया गया,
ये सब हमें इस पे भी हमें आंकड़े चाहिए, किसको और जिनको दिया गया उन लोगों ने क्या किया। एक विदेशी कोई एक एजेंसी हमारे देश में हमारे इलेक्शन में किसी भी तरह का दखलंदाजी करे, कि मैं नहीं करता कि इस पार्टी को उस पार्टी को, किसी के साथ भी उनका इसमें उनका क्या लेना देना है। तो पहली बात यह है कि ये पहले से ही अलाउड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर किया भी है तो $21 मिलियन खर्च तो किया लोगों ने ना, हम तो कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं। तो फिर बताइए कि किस चीज़ पे खर्च किया, आप इसको चोरी छिपे क्यों बता रहे हैं। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और DIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. वर्षों से उपेक्षा के बाद आखिरकार दिल्ली में यमुना की सफाई को गंभीरता से लिया जा रहा है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद से यमुना की सफाई मिशन मोड में की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि अगले 3 साल से पहले सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। बुलेटिन के अंत में आपको छोड़ जाते हैं यमुना सफाई के दृश्यों के साथ। आप देखिए इन चित्रों को। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। यमुना की सफाई 3 साल में पूरी की जाएगी। दिसंबर 2027 हमारा आउटर डेडलाइन होगा।